हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो। प्लेटो में अभी तक हमने दो तीन टॉपिक देख लिए हैं। आज हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो के बारे में जो पढ़ा था वह था प्लेटो का सामान्य परिचय, प्लेटो की चिंतन पद्धति और उसके आगे हमने पढ़ा प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। ये टॉपिक हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देख लिए हैं। अब हम आज जो देखेंगे, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। यह भी प्लेटो के न्याय संबंधी विचार की तरह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार उतना ही महत्वपूर्ण है प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। तो प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार देखने से पहले हम पहले कुछ बातों को देख लेते हैं। प्लेटो जब अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहता है तो इसके लिए वो दो आधारों पर बल देता है। वह दो चीजों पे बल देता है, पहला शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो जब अपने आदर्श राज्य में जब न्याय की स्थापना की बात करता है तो वह अपने राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दो बातों पर और जोर देता है, या न्याय की स्थापना के लिए वह दो बातों का सहारा लेता है, एक शिक्षा का, एक साम्यवाद का। तो वो अपने न्याय की स्थापना के लिए दो सिद्धांत और बनाता है, एक शिक्षा का सिद्धांत और एक साम्यवाद का सिद्धांत। तो प्लेटो के अनुसार जो है अभिवादक अर्थात दार्शनिक और सैनिक वर्ग में, अभिवादक वर्ग में कौन आते हैं? दार्शनिक और सैनिक वर्ग जो आते हैं ये आपके आते हैं अभिवादक वर्ग में। तो प्लेटो के अनुसार अभिभावक में सद्गुणों का विकास राज द्वारा नियंत्रित लंबी शिक्षा पद्धति द्वारा किया जा सकता है। प्लेटो कह रहा है कि जो अभिभावक हैं उनमें जो सद्गुणों का विकास है वह राज्य द्वारा नियंत्रित जो है लंबी शिक्षा पद्धति द्वारा किया जा सकता है। प्लेटो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। प्लेटो जो राज्य द्वारा नियंत्रित जो शिक्षा पद्धति की बात करता है उसमें प्लेटो कहता है, उसमें प्लेटो सैद्धांतिक शिक्षा की बात तो करता है लेकिन सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ वह व्यवहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा उत्पन्न जो सद्गुण है, अगर आप कोई व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर लेता है या उसके अंदर सद्गुण विकसित हो जाता है, नैतिकता का विकास उसमें हो जाता है तो भी समस्या है। प्लेटो के अनुसार कहता है उसके बाद भी समस्या है। वो कहता है कि शिक्षा द्वारा उत्पन्न सद्गुण विपरीत वातावरण में नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति में नैतिकता का विकास हो गया, सद्गुण का विकास हो गया और उसे अच्छा वातावरण अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, जो उसके अंदर सद्गुण और नैतिकता का विकास है वह क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। इसलिए प्लेटो क्या करता है कि अभिभावक को उचित वातावरण प्रदान करने के लिए वह साम्यवाद पर बल देता है। इसलिए प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद का भी व्यवस्था करता है। तो हमने देखा प्लेटो जो है अपने राज्य में, अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए दो बातों पर भी बल देता है। एक क्या है, शिक्षा पद्धति पे और दूसरा साम्यवाद पर। तो जो शिक्षा संबंधी उसके विचार है और जो साम्यवाद संबंधी विचार है वह प्लेटो के न्याय की स्थापना के लिए ही ये इन दो विचारों का उसने इन दो विचार दिए हैं, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि प्लेटो न्याय की स्थापना के लिए जो शिक्षा का जो विचार देता है वो क्या है और साम्यवाद की जो बात करता है वो साम्यवाद क्या है। इन्हीं दोनों के सहारे वह क्या करना चाहता है, राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहता है, शिक्षा अपनी शिक्षा के द्वारा और साम्यवाद के द्वारा। तो हम पहले देखते हैं प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी विचार है इसमें हम कुछ बातों को पहले देख लेते हैं। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार की कुछ खास बातों को हम जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या है। तो प्लेटो जो है अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा पर इतने विस्तार से लिखा है कि रूसो ने उससे क्या कहा है, शिक्षा पर लिखा ग्रंथ कर दिया है। अब हम जब आम भाषा में देखते हैं, जब नॉर्मल हम देखते हैं, सामान्यतः देखते हैं तो हम कहते हैं प्लेटो ने रिपब्लिक में किस चीज की व्याख्या की, आदर्श राज्य की व्याख्या की। लेकिन रूसो क्या कहता है कि रूसो कहता है कि जो रिपब्लिक है वह शिक्षा पर लिखा ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसमें उसने अपने
पुस्तक रिपब्लिक में इतने विस्तार से शिक्षा के बारे में लिखा है कि रूसो ने इसको क्या कर दिया है कि शिक्षा पर लिखा हुआ ग्रंथ बता दिया है रिपब्लिक को। ठीक, और फिर प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य जो है नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है और नागरिकों में सच्चरित्र तथा सद्गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। यह मानना है प्लेटो का। प्लेटो का कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। शिक्षा क्या है? मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी एग्जाम में ये कथन दे दिए जाएंगे कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। यह कथन किसका है? पूछ लिया जाएगा प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें आपको यह टिक मानना पड़ेगा प्लेटो में। यह प्लेटो का कथन है कि शिक्षा क्या है? मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। फिर प्लेटो जो है राज द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है कि प्लेटो जो के अनुसार जो शिक्षा होगी वह राज्य द्वारा होगी, नियंत्रित होगी और अनिवार्य रूप से होगी। फिर प्लेटो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करता है। जो एथेंस था प्लेटो के समय काल में, वह बौद्धिक शिक्षा पे ज्यादा जोर देता था और जो स्पार्टा था वो जो सैनिक शिक्षा पे ज्यादा जोर देता था। तो प्लेटो ने क्या किया? इन दोनों की शिक्षाओं का समन्वय कर करके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा का क्या करता है? व्यवस्था करता है। फिर प्लेटो लंबी शिक्षा पद्धति तथा सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल देता है। प्लेटो लंबी शिक्षा पद्धति, प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वह लंबी है तथा सैद्धांतिक व व्यवहारिक, अपनी शिक्षा में सैद्धांतिक साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा की क्या करता है? व्यवस्था करता है। तो ये इसके बाद हम देखें प्लेटो कुछ और बातें बताता है। प्लेटो जो है अपनी शिक्षा पद्धति, अपने शिक्षा में इस पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा के लिए जोर देता है। स्त्रियों पर भी शिक्षा के लिए क्या करता है? जोर देता है। अर्थात वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या करता है? शिक्षा की बात करता है, ना कि केवल पुरुष के लिए। प्लेटो की शिक्षा का जो उद्देश्य है वह क्या है? वह लोगों को अच्छा नागरिक बनाना और उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान देना है। प्लेटो को जो शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि लोगों को अच्छा नागरिक बनाना है और उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान देना है। अच्छा नागरिक कब बनेंगे? जब उनमें सद्गुणों का विकास होगा या नैतिकता का विकास होगा। तो क्या होगा कि जो राज्य के नागरिक होंगे क्या होगा? वो अच्छे नागरिक बनेंगे। कैसे? उनमें सद्गुणों का विकास करके या नैतिकता का विकास करके, साथ ही साथ उन्हें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होगा शिक्षा के द्वारा। फिर प्लेटो शिक्षा द्वारा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार करता है। जो प्लेटो का अंततः जो लक्ष्य होता है वह होता है एक ज्ञानी शासक अर्थात एक दार्शनिक राजा तैयार करना होता है। तो ये थी प्लेटो की शिक्षा की खास बातें। जो प्लेटो के संबंध में जो उसकी खास बातें थे ये हमने देखा कि जो हमने अभी तक देखा। अब हम देखेंगे कि उसकी शिक्षा प्रणाली है क्या, किस तरह से उसकी शिक्षा काम करेगी, उसकी शिक्षा प्रणाली किस तरह से चलती है, ये अब हम देखेंगे अपने इस आगे वाले पॉइंट में। तो हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है क्या। अभी तक तो हमने उनकी शिक्षा की जो बातें उन्होंने की थी उसकी खास बातें हमने देखी। तो अब हम देखते हैं उसकी शिक्षा प्रणाली चलती कैसी है। तो प्लेटो जो है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सब नागरिकों को अर्थात सब बालक और बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे, ना कि केवल बालक को ही। बालक और बालिकाओं सभी को क्या है? एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। फिर आगे जो अगला पॉइंट है, फिर प्लेटो के अनुसार नवजात शिशुओं को माता पिता से अलग करके राज्य जो है उन्हें अपने संरक्षण में ले लेगा। फिर 10 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्यतः शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। क्या होगा? पहले नवजात शिशुओं को क्या होगा? उनके माता पिता से अलग करके राज्य क्या कर लेगा? अपने संरक्षण में ले लेगा और उन्हें 10 वर्ष तक की आयु तक क्या करेगा? मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा देगा। अर्थात जब बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें क्या करेगा? राज्य अपने संरक्षण, 5 वर्ष तक तो अपने माता पिता के पास रहेंगे, लेकिन जब 6वां वर्ष होगा, 6वें वर्ष से वो राज्य जो है उन्हें अपने नियंत्रण ले लेगा और 10 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा देगा राज्य।
ठीक। और प्रत्येक पाठशाला में व्यायामशाला एवं खेल का मैदान होगा। पाठ्यक्रम का जो मुख्य विषय होगा वह खेलकूद होगा। इन 10 वर्षों में व्यक्ति के स्वास्थ्य की नींव इतनी सुदृढ़ हो जानी चाहिए कि भविष्य में औषधियों की आवश्यकता ही ना रहे, ऐसा मानना है प्लेटो का। फिर 11 से 15 वर्ष की आयु तक 11 से 15 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को मुख्यतः संगीत की शिक्षा दी जाएगी, ताकि शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ बालक बालिका में क्या हो, चरित्र में बालक बालिका के चरित्र में क्या हो, मानसिक मृदुलता भी विकसित हो सके। 6 से 10 वर्ष की आयु तक उन्हें क्या मुख्यतः शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। फिर कह रहा है कि 11 से 15 वर्ष की आयु को उन्हें क्या दी जाएगी, संगीत की शिक्षा, ताकि उनमें जो है बालक और बालिकाओं में शारीरिक दृढ़ता के साथ साथ क्या हो, उनके चरित्र में, उनके मन में मानसिक मृदुलता भी विकसित हो सके। और इसी दरमियान संगीत शिक्षा के दौरान गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों को भी गीतों के रूप में परिचित कराया जाएगा। अर्थात जब संगीत की शिक्षा मुख्य रूप से उन्हें 11 से 15 वर्ष के दौरान दी जाएगी, तो उसी दौरान बालक और बालिकाओं को गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों को भी गीतों के रूप में उन्हें क्या 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 कराया जाएगा, परिचय कराया जाएगा। गणित और विज्ञान जैसे विषयों का भी उन्हें परिचय कराया जाएगा, विषयों से उन्हें भी, ताकि क्या हो, विद्यार्थियों के मन में इनके प्रति भी रुचि क्या हो, जागृत हो सके। फिर 16 से 20 वर्ष की आयु तक विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। हमने क्या देखा कि 6 से 10 वर्ष की आयु में मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। फिर 11 से 15 वर्ष की आयु तक उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाएगी, और संगीत की शिक्षा के दौरान ही उन्हें गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों को भी गीतों के रूप में क्या कराया जाएगा, परिचय कराया जाएगा, ताकि इनके प्रति भी, इन सब विषयों के प्रति भी उनके मन में रुचि पैदा हो। फिर 16 से 20 वर्ष की आयु तक उन्हें मुख्य रूप से नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में पहली विशाल परीक्षा होगी। क्या होगी? फिर 20 वर्ष की आयु में क्या होगा, पहली विशाल परीक्षा होगी। इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे, 20 वर्ष तक उन्हें शिक्षा दे दी जाएगी, 20 वर्ष के बाद क्या होगा, फिर पहली विशाल परीक्षा होगी पूरे राज्य की। तो इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे अर्थात जो फेल हो जाएंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें व्यापारी, मिस्त्री या किसान इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा। और ये सब के इसमें वर्ग में आएंगे, ये सब उत्पादक वर्ग में आएंगे। 20 वर्ष की आयु में जब पहली विशाल परीक्षा होगी, तो इसमें जो अनुत्तीर्ण होंगे किसमें चले जाएंगे, उत्पादक वर्ग में। और उत्पादक वर्ग में उनमें क्या क्या हो सकते हैं, व्यापारी, मिस्त्री, किसान इत्यादि जो है, इत्यादि बनने के लिए भेज दिया जाएगा जो अनुत्तीर्ण होंगे। उसके बाद जो इन्हें गिने लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें 21 से 30 वर्ष तक की आयु तक उन्नत कोटि का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर 30 वर्ष की आयु में दूसरी महान परीक्षा होगी। हमने देखा जो शुरू के 6 से 20 वर्ष की आयु तक उन्हें जो शिक्षाएं दी गई थी, पहले शारीरिक 5 साल, फिर 5 साल मानसिक संगीत के माध्यम से, फिर अगले 5 साल तक उन्हें चारित्रिक शिक्षा दी गई थी। अब वही शिक्षा उन्हें क्या दी जाएगी, फिर दोबारा दी जाएगी 21 से 30 वर्ष की आयु तक। लेकिन ये जो शिक्षा होगी वही शिक्षा रिपीट की जाएगी, लेकिन ये भी उन्नत कोटि की होगी। पहले हमने देखा, पहले भी दी गई थी शारीरिक शिक्षा, और फिर 11 से 15 वर्ष क्या तो उन्हें मानसिक अर्थात संगीत की शिक्षा दी गई थी। फिर उन्हें 16 से 20 वर्ष तक आयु तक चारित्रिक शिक्षा दी गई थी। लेकिन अब वही शिक्षा फिर उन्हें दी जाएगी, लेकिन ये क्या होगा, उन्नत कोटि का होगा। तो 30 वर्ष की आयु में फिर दूसरी परीक्षा होगी। इसमें जो अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें सहायक अर्थात सैनिक बनने के लिए क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें 31 से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो की शिक्षा की औपचारिक कार्यक्रम 35 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो जाती है। प्लेटो की जो शिक्षा की औपचारिक जो जैसे स्कूली जो शिक्षक है, स्कूली जो शिक्षा है वह 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किंतु इतने गंभीर शिक्षण के बाद भी वह शासक को इस लायक नहीं मानता है कि वह शासक बन सके। अर्थात वह इतनी गंभीर शिक्षण के बाद भी
वह शासक की योग्यता है तो शिक्षण को अभी भी क्या मानता है, अपूर्ण मानता है कि अभी भी शासक बनने लायक अभी शिक्षण क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ है 35 वर्ष की इतनी गंभीर शिक्षण के बाद भी। तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके बाद वो क्या कहता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कौरी बौद्धिक शिक्षा ही मिली, अर्थात उन्हें अभी केवल सैद्धांतिक शिक्षा ही दी गई है, मैंने केवल बताया गया है चीजें ऐसी ऐसी, उन्हें अभी व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है। 35 वर्ष तक आयु तक उन्हें क्या है, केवल कोरी बौद्धिक शिक्षा ही दी गई है, उन्हें अभी व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव नहीं है, इसलिए अभी वो शासक बनने के योग्य नहीं है। अतः क्या करता है प्लेटो, 36 से 50 वर्ष की आयु तक इन लोगों को सांसारिक जीवन में लौटकर यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना होगा। प्लेटो कहता है कि 35 वर्ष तक 31 से 35 वर्ष तक आयु तक क्या करेंगे लोग, दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन ये तो हो गई सैद्धांतिक शिक्षा की बात, अभी शासक बनने के लिए अभी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। शिक्षा पूरी करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इन्हें 15 वर्ष तक इन्हें सांसारिक जीवन में लौटकर इन्हें जीवन की जो समस्याएं हैं, लोगों के बीच में जाकर जो समस्याएं आती हैं उस समस्याओं से जूझना होगा। फिर जो है 50 वर्ष की आयु में क्या होगी, अंतिम परीक्षा होगी, और इसमें जो उत्तीर्ण होंगे वे राज्य के शासक बन जाएंगे, और जो अनुत्तीर्ण होंगे वे क्या हो जाएंगे, वे सहायक वर्ग के साथ अर्थात सैनिक वर्ग में जा क्या हो जाएंगे, सैनिक वर्ग के साथ जा मिलेंगे। तो ये हो गया प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। इस तरह प्लेटो कहता है कि इस तरह प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है यहाँ पे समाप्त होती है। प्लेटो आगे कहता है कि दार्शनिक शासन का दायित्व संभालने के योग्य सिद्ध, प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक शासन का दायित्व संभालने के योग्य सिद्ध होंगे उनके मन में क्या है कि सत्ता के प्रति मोह नहीं होगा। अब जो दार्शनिक शासक बनने के योग तो हो गए हैं, लेकिन अब इतना होने के बाद क्या होगा, उनके मन में जो सत्ता के प्रति मोह ही समाप्त हो जाएगा, उनका मन नहीं होगा तो सत्ता वो शासक बने। ठीक है, इसलिए वे शासक तभी बनेंगे जब जन साधारण क्या करे, अनुनय विनय करके उन्हें लोकहित में यह दायित्व संभालने के लिए तैयार करें। किन्हें, जो दार्शनिक 50 वर्ष की आयु में परीक्षा पास कर चुके हैं, अब उनके मन में उतना दर्शन शास्त्र के अध्ययन कर लिए हैं, जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझ लिए हैं, तो अब उनके मन में जो है शासक बनने का इच्छा नहीं होगा। लेकिन शासक तो योग्य वही है, तो क्या करना पड़ेगा, जनता को उस दार्शनिक से वो क्या करना पड़ेगा, अनुनय विनय करके उन्हें लोकहित में यह दायित्व संभालने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो आप तैयार हो जाइए, आप हम लोग से अनुनय विनय करते हैं कि लोकहित में ही आप यह काम करिए, क्योंकि कोई योग्य शासक नहीं है आपके अलावा। तो फिर और दूसरी ओर जो लोग सत्ता के मोह में शासक बनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे शासक बनने के योग्य होते नहीं है। सत्ता मिल जाने पर ये लोग राज्य को पतन के गत में धकेल देते हैं। सर्वोत्तम शासन वह होगा जिसमें शासक तनिक भी क्या हो, पदलोलुप ना हो। तो यहां था प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। हमने अभी तक क्या देखा कि प्लेटो जो है 5 से 10 वर्ष तक क्या करता है, शारीरिक शिक्षा की बात करता है। फिर 11 से 15 वर्ष तक क्या करता है, वो बात करता है कि बालक बालिकाओं को क्या की जाए, संगीत की शिक्षा दी जाए, ताकि उनके मन में विद्वता का भी भाव विकसित हो सके। फिर वह 16 से 20 वर्ष की आयु तक क्या करता है, नैतिकता की शिक्षा की बात करता है। इतना जब हो जाएगा तो पहली विशाल परीक्षा होगी 20 वर्ष की आयु में, और जो अनुत्तीर्ण होंगे वो क्या हो जाएंगे, उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे, और फिर जो पास होंगे उन्हें आगे शिक्षा दी जाएगी। फिर 20 से 21 से 30 वर्ष तक आयु तक उन्हें क्या दी जाएगी, उत्तम कोटि का, उन्नत कोटि का क्या दिया जाएगा, शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर वही उन्नत जो प्रशिक्षण उन्होंने 6 से 20 वर्ष तक ग्रहण किया था, वही शिक्षा उन्हें फिर दी जाएगी, लेकिन यह उन्नत कोटि का होगा। फिर 30 वर्ष की आयु में फिर परीक्षा होगा, और 30 वर्ष की आयु में जो फेल होगा वह सैनिक वर्ग जा बनेगा, और जो पास होगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया जाएगा। फिर उन्हें 31 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। लेकिन यहाँ जो है व्यवहारिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन अभी शिक्षा को एक शासक बनने के लिए जो जरूरी योग्यता होती है अभी वह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर क्या कहता है कि वह
उन्हें क्या होगा 36 से 50 वर्ष के तक उन्हें सांसारिक जीवन भेज देता है कि आप जाइए जीवन की संसार के जो समस्याएं हैं उनको समझिए। समझने के बाद फिर उनको 50 वर्ष में फिर लास्ट में परीक्षा होगी और जो उसमें पास होता है वह क्या बनेगा, वह शासक बनेगा, और जो फेल हो जाएंगे उन्हें वो क्या करेंगे, फिर जो है सैनिक वर्ग के साथ जा मिलेंगे। तो यह थी प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। और फिर प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक 50 वर्ष की आयु में परीक्षा तो पास कर लेगा, जो दार्शनिक तो शासक बनने के योग्य हो जाएगा, वह योग्य तो होगा, लेकिन अब उसके मन में सत्ता के प्रति क्या होगा, मोह नहीं होगा। तो फिर कैसे वह शासन संभालेगा? तो फिर प्लेटो कहता है कि लोग जो जनसाधारण लोग हैं वह उससे प्रार्थना करेंगे कि वह लोकहित में क्या करे, यह दायित्व संभाले, शासक का पद। तब क्या होगा, राज्य में न्याय की स्थापना होगी, राज्य में क्या होगा, एक सभी लोग खुशी होंगे। और दूसरी तरफ जो लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो जो है शासक बनने के योग्य नहीं होते हैं, जो सत्ता प्राप्त करने के चाहत रखते हैं कि हम शासक बन जाए, वो वास्तव में शासक बनने के योग्य होते नहीं है। और ये जब क्या होते हैं, सत्ता मिल जाने पर राज्य को पतन के गर्त में धकेल देते हैं। तो सर्वोत्तम शासन वह होगा जिसमें शासक तनिक भी क्या हो, पद लोलुप ना हो। तो अब इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा जो सिद्धांत है उसकी आलोचना क्या है। प्लेटो ने तो अपने शिक्षा सिद्धांत बता दिया कि शिक्षा कि उन्होंने अभी तक हमने क्या देखा, प्लेटो की शिक्षा की खास बातें देखी और उसकी शिक्षा प्रणाली क्या थी। लेकिन अब इसकी कुछ आलोचना भी, कुछ कमियां भी हैं। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा सिद्धांत है, उसकी कुछ कमियां भी हैं। तो कमियां हम देख लेते हैं। उसमें पहली कमी है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह लंबी है। 6 वर्ष से 50 वर्ष तक की इसकी शिक्षा योजना है। बताइए, आधा जीवन तो, आधा क्या है, आदमी 50-55 की उम्र में क्या अपने चरम फोर्थ अवस्था में पहुंच जाता है अपने जीवन के। तो बहुत लंबी है और उबाऊ भी है। इतनी लंबी उबाऊ शिक्षा है, तो लंबी के साथ साथ क्या उबाऊ भी है और खर्चीली भी है। राज्य पे क्या पड़ता है, ज्यादा खर्च का बोझ पड़ जाता है। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह बहुत लंबी है, उबाऊ है और क्या है, खर्चीली भी है। फिर प्लेटो की जो शिक्षा योजना है अत्यधिक क्या है, केंद्रीकृत है, क्योंकि यह इसकी जो शिक्षा योजना है वह एक दार्शनिक शासक को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। एक दार्शनिक शासक बन सके या शासक बनाने के उद्देश्य से ही उसकी शिक्षा, उसने जो है शिक्षा की योजना दी है। शिक्षा योजना का अपना सिद्धांत दिया उसने एक शासक बनाने के उद्देश्य से ही। तो जो प्लेटो की शिक्षा योजना है वह क्या है, केंद्रीकृत है। कहीं ना कहीं वह क्या करता है, दार्शनिक शासन की बनाने की ही बात पे जोर देता है। प्लेटो की शिक्षा योजना जो है वह सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है, क्योंकि वह शुरू से लेकर 35 वर्ष तक आयु तक क्या करता है, सैद्धांतिक शिक्षा की ही बात करता है। अंत के 15 वर्ष तक ही वह केवल व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक का पहला ज्यादा है और व्यवहारिक शिक्षा कम है। फिर प्लेटो की शिक्षा योजना में सभी वर्गों की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। अर्थात एक बार जो फेल हो गया, जैसे उत्पादक वर्ग एक बार अगर फेल हो गए तो फिर उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता है, वह उनके लिए फिर दोबारा शिक्षा की व्यवस्था नहीं बात करता है। तो कहीं ना कहीं वह जो सभी वर्गों के लिए क्या है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता है। अब आगे हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा की जो कुछ कमियां तो हैं, लेकिन उसके शिक्षा सिद्धांत में कमियों के बावजूद भी है कुछ ऐसे तत्व हैं जो वर्तमान युग में भी क्या है, प्रासंगिक हैं। जैसे प्लेटो शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता और सद्गुणों का विकास करने को मानता है। प्लेटो जो है शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिकता और सद्गुणों का विकास करने को मानता है। वर्तमान युग में नैतिकता का ह्रास हो रहा है और ऐसे में प्लेटो का उद्देश्य पुनः अपनाने की आवश्यकता है। प्लेटो दूसरा जो है, प्लेटो का यह कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो का यह कथन है कि शिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है और आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है। और आज भी यह जो है यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि युद्ध जो है मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं।
जो युद्ध होता है वो पहले कहाँ जन्म लेता है? पहले मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है, फिर उसके बाद युद्ध होता है। तो यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव होगी। तो क्या होगा? अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना क्या होगी? संभव होगी। फिर तीसरा जो महत्व है प्लेटो की शिक्षा का, वह है शासक को शिक्षित, गुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए। प्लेटो शिक्षा सिद्धांत हमें बताता है कि शासक को शिक्षित, सद्गुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए, और आज के संदर्भ में भी यह कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। चौथा जो है, प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में वर्तमान युग के अनुरूप स्त्री पुरुष दोनों पर बल देता है। प्लेटो अपने समय काल में लगभग 380 ईसा पूर्व, लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, उस समय प्लेटो क्या है, पुरुषों के साथ साथ सब क्या करता था, स्त्रियों की भी शिक्षा पर बल देता था, जबकि पहले ऐसा होता नहीं था ज्यादातर जगहों पे। लेकिन प्लेटो उस समय भी क्या करता था कि अपने शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष दोनों पर समान बल देता था कि इन्हें शिक्षा दी जाए। पांचवा जो है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों की शिक्षाओं पर बल देता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत शारीरिक और मानसिक दोनों की शिक्षाओं पर बल देता है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए आदर्श का कार्य कर सकता है। आज क्या है, केवल ज्यादातर मानसिक शिक्षाओं पर ही बल दिया जा रहा है, शारीरिक शिक्षा की बात ही नहीं होती है। तो जबकि प्लेटो क्या है, मानसिक के साथ साथ शारीरिक शिक्षा की भी व्यवस्था करता था, और यह जो है कहीं ना कहीं आज के दौर में भी प्रासंगिक है। प्लेटो का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है, कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है, क्योंकि शिक्षा द्वारा व्यक्ति जो है अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाता है। जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसे अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा, जिससे क्या है, जब नागरिकों को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं समाज में न्याय की स्थापना करने में भी आसानी होगी। तो यह था अभी तक हमने जो देखा, तो यह हमारा था प्लेटो का शिक्षा संबंधी विचार। तो एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले शुरू में देखा कि प्लेटो जो अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए दो चीजों की मदद लेता है। एक अपने शिक्षा सिद्धांत की मदद लेता है, शिक्षा की मदद लेता है, और दूसरा साम्यवाद की मदद लेता है, ताकि उसके राज्य में क्या हो सके, न्याय की स्थापना हो सके। तो शिक्षा से जब वो शिक्षा की बात करता है तो उसमें अपने प्रणाली की बात हमने देखा, उसमें उसकी शिक्षा प्रणाली किस तरह होगी। फिर हमने देखा कि उसकी शिक्षा जो प्रणाली है उसमें कमियां क्या हैं, और उसकी कमियों के बावजूद भी उसकी शिक्षा प्रणाली आज के दौर में भी क्यों प्रासंगिक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह था हमारा खत्म होता है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अब हम जो अपना अगला प्लेटो का जो अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार, तो यह हम देखेंगे अपने अगले क्लास में, अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि सारा नोट्स हमने आप लोगों को नोट्स से ही पढ़ाया है। तो कहीं ना आप लोग अगर चाहेंगे तो नोट्स बढ़िया से बना सकते हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। हमने आप लोगों को पढ़ाया भी, समझाया भी। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे, और जिनको नोट्स बनाना होगा वह नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि हमने नोट पहले इसमें आप लोगों को नोट्स के माध्यम से ही पढ़ाया है, जो आप लोग देख सकते हैं। तो तब तक हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।